नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360 और मैं हूं पूनम शर्मा। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में अरविंद केजरीवाल के निशाने पर आज आ गई सरकार और मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड केजी बेसिन से गैस निकालकर अपनी शर्तों पर गैस बेच रही है और सरकार उनके एजेंट की तरह काम कर रही है। केजरीवाल ने यहां तक कहा कि मुकेश अंबानी के दबाव में सरकार ने पेट्रोलियम मंत्रालय में दो मंत्रियों की छुट्टी कर दी। आइए आपको दिखाते हैं केजरीवाल के 10 आरोप। हमें एक शक होता है कि ये जो मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ है, ये इलेक्शन को ध्यान में रख के तो नहीं हुआ कि अब कहीं मोइली साहब इनको $14.25 का रेट दे दें और बदले में रिलायंस वाले चुनाव के दौरान कांग्रेस का सारा खर्चा उठा लें, क्योंकि पैसा तो बहुत है, 45,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा इनको। हम देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि तय आपको करना है। तो एक प्रश्न उठता है कि इस देश की सरकार को चला कौन रहा है। टेलीकॉम मिनिस्टर अपॉइंट करना होता है तो टाटा और दूसरी टेलीकॉम कंपनी अपॉइंट करती हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर अपॉइंट करना होता है तो रिलायंस वाले अपॉइंट करते हैं। आप वोट चाहे बीजेपी को दे दो चाहे कांग्रेस को दे दो, देश तो रिलायंस वाले ही चलाते हैं, देश तो मुकेश अंबानी ही चलाते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस देश को बड़े बड़े बिजनेस हाउस चला रहे हैं। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो डॉक्टर मनमोहन सिंह किसी ना किसी दबाव में है, कहीं ना कहीं दबाव है बहुत गहरा उनके ऊपर। जब रिलायंस वालों ने 8 करोड़ से कम करके प्रोडक्शन 3 करोड़ कर दी, तब प्रधानमंत्री ने अटॉर्नी जनरल की ओपिनियन क्यों नहीं ली थी? जब देश के हित ताक पे लगे होते हैं, तब प्रधानमंत्री अटॉर्नी जनरल की ओपिनियन क्यों नहीं लेते हैं? प्रधानमंत्री का दिल केवल रिलायंस वालों के लिए क्यों धड़कता है, इस देश के लोगों के लिए क्यों नहीं धड़कता? और इनको आज तक 31 तेल के कुएं, गैस के कुएं बनाने थे, जो कि फंक्शनल, जिसमें प्रोडक्शन चालू होनी चाहिए थी, उसमें से केवल 13 कुएं आज काम कर रहे हैं। 31 में से केवल 13 कुएं। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा होर्डिंग कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, गैस की जमाखोरी कर रहे हैं कि सरकार जिस दिन 14.25 करेगी उसी दिन देंगे हम, नहीं तो हम नहीं देते। तो 2007 में तो ये हुआ था कि 2014 तक $4.25 के हिसाब से गैस दी जाएगी, लेकिन 2014 तो अभी आया ही नहीं है। 2010 से ही रिलायंस ने दबाव डालना चालू किया कि $4.25 नहीं, हमें तो $14.25 चाहिए। $14.25 के हिसाब से आप हमें गैस देंगे, हम आपको गैस देंगे। जब उनको 2000 में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसके बाद जो उनसे एग्रीमेंट्स बाद में किए गए, तो 2010 तक आते आते रिलायंस को 8 करोड़ यूनिट गैस की सप्लाई करनी थी। 2011 उसकी बजाय रिलायंस ने ब्लैकमेलिंग करनी चालू की। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी। उन्होंने 8 करोड़ यूनिट के बजाय केवल 2 करोड़ यूनिट गैस सप्लाई शुरू कर दी। इन्होंने क्या किया, पिछले साल उन गैस फील्ड का 30% हिस्सा ब्रिटिश पेट्रोलियम को बेच दिया 35,000 करोड़ रुपए में। ये तो वही हुआ कि मैं गाड़ी खरीदूं और ड्राइवर को दूं और ड्राइवर मेरी गाड़ी बेच के आ जाए कल। 30%, और वो भी 21 वेल्स में से 29 में से 21 ऑयल ब्लॉक्स जो हैं उनका 30% बेचा 35,000 करोड़ रुपए का, और भारत सरकार ने अलाउ कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे भारत सरकार एजेंट है। इस देश को मनमोहन सिंह नहीं चला रहे, मुकेश अंबानी चला रहे हैं। मुकेश अंबानी ने जो कहा ना कि कांग्रेस तो हमारी दुकान है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, गलत नहीं कहा। ये एक नए तरीके का एग्रीमेंट था जिसमें अगर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और प्रॉफिट कई गुना बढ़ेगा। और कॉस्ट कितनी होगी ये रिलायंस तय करेगा। मतलब ये है कि अगर आप 1 रुपया लगाओगे तो आपको बदले में ₹2.25 मिलेंगे। अगर आप 10 रुपए लगाओगे तो 22 रुपए मिलेंगे। अगर आप 20 रुपए लगाओगे तो 44 रुपए मिलेंगे। ऐसा धंधा तो पूरी दुनिया में कभी नहीं देखा कि आप कॉस्ट लगाते जाओ और आपको
मुनाफा मिलता जाए। कॉस्ट बढ़ा। तो पहले रिलायंस वालों ने कहा 2004 में कि हम 12,000 करोड़ लगाएंगे। उसके 2 साल के अंदर उन्होंने कहा नहीं, हम 45,000 करोड़ लगाएंगे। लेकिन इनको मिनिस्ट्री से सैंक्शन लेनी थी, और उस टाइम मंत्री कौन थे? मणिशंकर अय्यर। वो भी जयपाल रेड्डी की तरह थे, मानने वाले नहीं थे। तो उनको हटाया गया और मुरली देवरा को लाया गया। मुरली देवरा जी कहा जाता है कि रिलायंस के आदमी, हमें नहीं पता। जैसे चावल, दाल, गेहूं की होर्डिंग करते हैं ना, ये जितने टुच्चे दलाल होते हैं, वो की दलाली शुरू कर देते हैं, होर्डिंग कर देते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। उसी तरह से रिलायंस वालों ने गैस की होर्डिंग चालू की। तो जयपाल रेड्डी जी ने इनको नोटिस भेजा कि आपके ऊपर 7,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई जाती है, और उसका खामियाजा आज जयपाल रेड्डी जी को भुगतना पड़ रहा है। चलिए, तो संगीन आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आज जमकर हंगामा हुआ। एक शख्स ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछने की कोशिश की और इसी के बाद हंगामा शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि इस शख्स का नाम जगदीश शर्मा है और ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि केजरीवाल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करने वाला ये शख्स किस तरह से राहुल गांधी के बर्थडे को मना रहा है, और बताया जाता है कि जगदीश शर्मा जो हैं वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो राहुल गांधी के जन्मदिन पर उनको मुबारकबाद देने का जो होर्डिंग है वो लेकर यहाँ पर पहुंचे जगदीश शर्मा। और केजरीवाल के आरोपों पर जब जयपाल रेड्डी से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि वो अब पेट्रोलियम मंत्रालय नहीं देखते, उससे विदाई ले चुके हैं। ऐसे में वो इस पूरे मुद्दे पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। मुरली देवरा तो इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते। हालांकि सफाई देने के मामले में कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल सामने आए। देखिए, बगैर प्रमाण के किसी भी तरह के आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है, और जिनके लिए स्पेस का औचित्य हो वो करें। कम से कम हमारे द्वारा टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं। केजरीवाल ने कुछ टेप सुना है सर, उसमें मुरली देवड़ा को और ये कहा है कि देश को मनमोहन नहीं मुकेश अंबानी चलाते हैं। किसी हर व्यक्ति को डेमोक्रेसी में ये आजादी है कि किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा दे, तो उस पर हम टिप्पणी कहां तक करेंगे। दस्तावेज भी दिखाए कि मुरली देवड़ा ने 10,000 करोड़ का ये हो गया। और आज जो आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल ने उसमें बीजेपी भी शामिल है, लेकिन उन आरोपों का जवाब ना देते हुए बीजेपी ने केजरीवाल के खुलासे पर प्रधानमंत्री से सफाई जरूर मांगी है। ये सभी तथ्य जो उजागर हुए हैं, चाहे वो सीएजी के रिपोर्ट में या पहले भी इसके बारे में जो चर्चाएं आई हैं, और आज ये चर्चा इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने उठाया है, तो भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि इन तमाम विषयों पर सरकार को और सरकार में प्रधानमंत्री को इन सभी विषयों को सार्वजनिक करनी चाहिए और पब्लिक डोमेन में ला करके देश को बताना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को। एक नए नवेले मंत्री नारियल फोड़ने के चक्कर में इतने परेशान हो गए कि हथौड़ा हाथ में उठा लिया। नारियल तोड़ना जरूरी था क्योंकि सवाल कुर्सी का था। इसी कुर्सी के नाम पर मंत्री जी ने मंत्रालय के दफ्तर में पूजा रखी थी। आप भी देखिए कौन है वो मंत्री और कितना हुआ नाटक। इसे कहते हैं हथौड़े का वार। इस कथा की पूरी व्यथा बताएंगे आपको, लेकिन पहले जरा नारियल की हेकड़ी देखिए। 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, 4 मारा, अब मंत्री जी पस्त। अरे हां, मंत्री जी के बारे में तो बताया ही नहीं, ये पल्लम राजू हैं, ज्ञान के मंत्रालय के नए मालिक। ऐसी तरक्की मिली है कि पल्लम राजू का चेहरा गुलाब हो गया। लेकिन मंत्रालय ज्ञान का मिला है तो क्या हुआ, मंत्री जी का मंत्र में मन ज्यादा लगता है। तो साहब, मानव संसाधन विकास मंत्री के दफ्तर में ऐसा इंतजाम किया गया कि लगे आप शास्त्री भवन में नहीं संकट मोचन मंदिर में खड़े। इसके बाद नारियल फोड़ने का अनुष्ठान था। पुजारी ने राजू जी के हाथों में नारियल थमाया। राजू जी ने उसे अंगूठे, तर्जनी और हथेली के बीच में दबाया और दे मारा हथौड़े पर। 1 चोट, दूसरी चोट, तीसरी चोट।
चौथी चोट, लेकिन नारियल फिर भी नहीं टूटा। बड़ा मनाया, पुचकारा, दुलारा, तब जाकर नारियल ने आत्मसमर्पण किया। सबकी चैन में चैन आया। लेकिन पल्लम जी की पूजा की यह पूर्णाहुति नहीं थी। सेक्रेटरी, पीए सब इंतजार में थे कि साहब खाली हो तो पदभार ग्रहण करें। कुर्सी इंतजार में कि पता नहीं मंत्री जी कब विराजेंगे। इसके बाद का नजारा और नायाब था। पुजारी ने दराज खोल दिया। दराज के चक्कर में भूतकाल में बड़े बड़े धोखे हुए हैं। बंगारू लक्ष्मण को दराज ही ले डूबा था, लिहाजा दराज को नाराज करने की हिम्मत न हुई देश के नए मानव संसाधन विकास मंत्री की। लेन देन में साफ है पल्लम राजू, फौरन दक्षिणा सरका दी दराज में। अगरबत्ती जलाई गई, दराज की आरती हुई, धोख दिया, लेकिन कुर्सी पर बैठने की हिम्मत अब भी नहीं थी। पुजारी ने इशारा किया, तब जाकर पल्लम जी विराजमान हुए। लेकिन पूजा के चक्कर में पेन का ध्यान ही न रहा। हस्ताक्षर करने के लिए रजिस्टर पर रगड़ा तो कलम बैठ गई। सेक्रेटरी उलझन समझ गया, अपनी कलम बढ़ाई, तब जाकर पल्लम राजू बाकायदा मंत्री हुए। पंडित जी की उम्र पल्लम जी से 10 साल कम रही होगी, लेकिन आस्था संभाले नहीं संभली, चरणों में झुकते चले गए। टोटकों के इस संस्कार में सबसे किनारे रहा तिरंगा। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और प्रणब मुखर्जी तस्वीरों से झांक रहे थे। देश में वैज्ञानिक सोच की पताका लहराने की जिम्मेदारी दी गई है पल्लम राजू को, लेकिन अतीत के अनुभव बताते हैं कि वंदना के दौर में विज्ञान के विकास को साधना जरा मुश्किल होता है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका में सैंडी के सितम की खबरें देखने वाला हिंदुस्तान अब खुद एक भयानक तूफान की जद में है। दक्षिण भारत के 3 राज्यों पर खतरनाक तूफान नीलम का खतरा मंडरा रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पौंडीचेरी में नीलम तूफान भारी तबाही मचा सकता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से दक्षिण पूर्व की ओर करीब 320 किलोमीटर दूर समुद्र में ये चक्रवाती तूफान बना है। वहां से ये उत्तर और उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ता जा रहा है। अभी तो ये लहरें काफी छोटी नजर आ रही हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि जब नीलम तेजी पकड़ेगा तो उसकी लहरें कम से कम 5 फीट की ऊंचाई को छुएंगी।